गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लेकर आया हूँ 100 वर्ड पर मिनट का डिक्टेशन, जो कि राजस्थान पत्रिका एडिटोरियल से लिया गया है। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर लिखें। नेक्स्ट डिक्टेशन होगा आपका जनसत्ता एडिटोरियल से। पहला डिक्टेशन राजस्थान पत्रिका एडिटोरियल से 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 10 मिनट का डिक्टेशन होगा, और नेक्स्ट जो होगा वो जनसत्ता एडिटोरियल डिक्टेशन होगा, वो भी 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से होगा, और वो भी 10 मिनट का डिक्टेशन होगा। तो दोनों डिक्टेशन आप ज़रूर से ज़रूर लिखें। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप किस टाइप के डिक्टेशन चाहते हैं और कितने मिनट की डिक्टेशन चाहते हैं, 5 मिनट की या 10 मिनट्स की, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। नाउ टाइप योर आंसर बिलो द कमेंट सेक्शन। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। एंड जो भी इस चैनल पर नए आए वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। नरेंद्र मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल पुनर्गठन से ठीक पहले सहकारिता मंत्रालय का गठन कर सहकार से समृद्धि के अपने नजरिए को जमीन पर उतारने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया जब देश में किसान आंदोलन की गूंज है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। पिछले दशकों में कृषि आय में लगातार कमी हुई है और बदहाल छोटे किसान कर्ज के दलदल से निकलने के लिए छटपटा रहे हैं। सहकारिता मंत्रालय का गठन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है, बशर्ते वह जल्द और प्रभावी तरीके से सक्रिय हो सके। इस मंत्रालय का जिम्मा अपने सबसे दमदार केंद्रीय मंत्री अमित शाह को सौंपकर प्रधानमंत्री मोदी ने इतना संकेत तो दे ही दिया है कि वह देश में सहकारिता अभियान को नया जीवन देना चाहते हैं। पैरा चेंज। निर्मला सीतारमण ने इस साल अपने बजट भाषण के दौरान कहा था, सरकार बहुराज्यीय सहकारी विकास के प्रति वचनबद्ध है और इसे हर तरह का सहयोग प्रदान किया जाएगा। सहकारी संगठनों के कामकाज को सुचारू करने के लिए अलग से एक प्रशासनिक तंत्र स्थापित किया जाएगा। अर्थव्यवस्था को सुधारने में सहकारिता अभियान की भूमिका जब सरकार भी समझ रही है, तो यह कदम को उठाने में इतनी देरी क्यों हुई। पैरा चेंज। देश में सहकारिता आंदोलन नई बात नहीं है। गुजरात में जब छोटे किसान स्थानीय व्यापारियों व बिचौलियों की मनमानी से परेशान थे, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सहकारिता की राह दिखाई थी। इससे न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ी, बल्कि राज्य की जीडीपी के विकास में भी इसने अहम भूमिका निभाई। सहकारिता आंदोलन का उद्देश्य किसानों को फसल उगाने से लेकर प्रोसेसिंग व मार्केटिंग तक की जिम्मेदारी देना है। गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड GCMF इसकी सफलता का ही एक मॉडल है, जिसका उत्पाद अमूल एक जाना माना ब्रांड है। पंजाब, हरियाणा और कई अन्य राज्यों के किसान इस बात के गवाह हैं कि कैसे बिचौलियों के कारण उनकी आमदनी में बट्टा लग रहा है। ये किसान इन दिनों सड़कों पर हैं, क्योंकि केंद्र के नए कृषि कानूनों के चलते उन्हें बिचौलियों के चंगुल से निकल उद्योगपतियों के चंगुल में फंसने की आशंका है।
ऐसे में सरकार को उन्हें यह भरोसा दिलाना होगा कि सहकारिता अभियान से जुड़कर वे अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि हितों का टकराव आड़े आएगा। क्या सरदार पटेल की तरह अमित शाह पर भी किसान भरोसा करेंगे? यह आने वाला समय और उनके काम का तरीका तय करेगा। पैराचेन। वर्ष 1880 में कर्मचारियों ने 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया था, जबकि उस समय काम के औसत घंटे प्रतिदिन 12 से अधिक थे। उनकी मांगे मान ली गई, लेकिन करीब 100 साल बाद आज मांग की जा रही है 4 दिन के कामकाजी सप्ताह, वर्क वीक की। जापान अपनी अर्थव्यवस्था के दिशा निर्देशों में इसकी सिफारिश कर रहा है। आइसलैंड ने इससे संबंधित एक ट्रायल किया जो कामयाब रहा। पैराचेन। स्पेन भी इस दिशा में कार्य कर रहा है। सप्ताह में कामकाजी दिन घटाने की मांग महामारी से पहले से ही की जा रही है, लेकिन कोविड-19 के बाद जिस तरह से ऑफिस का महत्व घटा है, इसकी स्वीकार्यता बढ़ने लगी है, या कहना चाहिए यह आवश्यक हो गया है। कंपनियों को एहसास हो गया है कि लचीली नीतियों से कर्मचारियों को आकर्षित करना आसान है, और कर्मचारियों ने साबित कर दिया है कि वे बदलती परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठा सकते हैं। पैराचेन। अब भी हम कार्यप्रणाली के स्वरूप की संकीर्ण सोच लेकर चल रहे हैं। हालांकि कंपनियां, एक्टिविस्ट और कर्मचारी सभी वर्क वीक को छोटा करने के पक्षधर हैं, लेकिन वे कार्य के पुराने प्रारूप के दायरे में ऐसा करने का विचार कर रहे हैं। इसमें शक नहीं कि हम कम कार्य दिवसों में भी पूरा काम कर सकते हैं, बल्कि हमारी उत्पादकता और ज्यादा हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट जापान ने भी तो ऐसा करके उत्पादकता में 40% की वृद्धि हासिल की है। अनावश्यक बैठकें न करके, गैर कामकाजी जीवन से कोई व्यवधान न होने के कामकाजी प्रारूप में जब 3 दिन का सप्ताहांत मिलेगा तो हम काम के लिए सोमवार को अधिक तरोताजा व स्फूर्तिवान होकर लौटेंगे। इस बारे में सोचने के लिए ज्यादा वक्त लगाने की जरूरत नहीं है। कम घंटे काम करके हम स्वयं को बेहतर कर्मचारी साबित कर सकते हैं। इसका फायदा यह होगा कि हम अपने आप में अधिक संपूर्ण बना सकेंगे। पैराचेंज। ट्विटर पर जब मैंने लोगों की राय मांगी कि वे क्या पसंद करेंगे, 1 माह की छुट्टियां या 4 दिन का वर्क वीक, 500 लोगों ने जवाब दिया और करीब 85% ऐसे थे जो छोटा वर्क वीक चाहते थे। ज्यादातर लोगों का कहना था कि 4 दिन के वर्क वीक से उन्हें ऐसे काम करने के लिए अधिक समय मिल पाएगा जो उन्हें खुद के करीब लाएंगे। कुछ लोग अतिरिक्त समय का उपयोग ऐसा कौशल सीखने में करना चाहते हैं जो उनका जीवन और निखार सके, जैसे कोई वाद्य यंत्र बजाना या कोई कलाकृति बनाना।
कुछ अन्य ने कहा कि वे छुट्टी के इस अतिरिक्त दिन का उपयोग परिवार व मित्रों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने में करेंगे। कुछ ने इस समय को म्यूजियम घूमने जैसे रुचिकर गतिविधियों में लगाने की बात कही। पैराचेंज, ये गतिविधियां भले ही आर्थिक उत्पादकता न बढ़ाएं, लेकिन मानव मूल्य बढ़ाने वाली जरूर सिद्ध होंगी। ऐसा मानव जो अपनों से जुड़ा हो और एक समुदाय का सदस्य होने का आनंद ले सके। ये ही बातें एक व्यक्ति को संपूर्ण बनाती हैं। समय के अभाव में हम संबंधों को सही तरह से नहीं निभा पाते। दशकों से अमेरिका में सफलता का पैमाना है आर्थिक तरक्की और लोगों का आकलन इस आधार पर होता है कि उनकी उत्पादकता क्या है। खास तौर पर उच्च वर्ग में मानव जीवन व्यवसाय केंद्रित हो गया है, जिसे सीधे सीधे स्टेट से जोड़ दिया गया है। हमें कठोर परिश्रम की अपनी क्षमता पर गर्व है। यद्यपि उत्पादकता के जो लाभ हमने कमाए हैं वे व्यक्तिगत नहीं हैं। 4 दिन के वर्क वीक की मांग इसलिए है क्योंकि हमारे पास वक्त बिताने के लिए ऐसी चीजें हैं जो मूल्यवान हैं और जिनकी कद्र की जानी चाहिए। आर्थिक लाभ की तरह हमें उन चीजों के लिए भी स्पष्ट रूप से बात रखने की जरूरत है। नेक्स्ट डिक्टेशन होगा आपका जनसत्ता न्यूज़पेपर का एडिटोरियल है, जो कि 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोला जाएगा और 10 मिनट का डिक्टेशन होगा। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर लिखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और डेली आप 10 मिनट की डिक्टेशन चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। आप कितने मिनट की डिक्टेशन चाहते हैं, 5 मिनट्स की या 10 मिनट्स की, कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। इस वक्त महंगाई पर काबू पाना सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। उस पर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और प्राकृतिक गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब लगभग पूरे देश में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ऊपर पहुंच गई है। डीजल भी उसी के नक्शे कदम पर चल रहा है। कुछ दिनों पहले ही रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत में भारी बढ़ोतरी की गई थी। अभी प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी और पाइप के जरिए घरों में पहुंचाई जाने वाली रसोई गैस यानी पीएनजी की दरों में भी इजाफा कर दिया गया है। स्वाभाविक ही इसका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। कोरोना काल में बाजार, कारोबार, उद्योग धंधे बंद होने की वजह से लाखों लोगों के रोजगार छिन चुके हैं। लाखों लोगों की वेतन वाली नौकरियां जा चुकी हैं। निजी संस्थानों कर्मचारियों के वेतन में भारी कटौती की गई है। जो फेरी लगाने, मिस्त्रीगिरी, इधर से उधर सामान पहुंचाने वगैरह का काम किया करते थे, उनके धंधे में भारी गिरावट आई है। ऐसे में देश के हर वर्ग के सामने अपने दैनिक खर्च में संतुलन बिठाना मुश्किल हो रहा है। जिस पर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस आदि की ऊपर चढ़ती कीमतें उनकी चुनौतियां और बढ़ा रही हैं। पैराचेन। ईंधन की कीमतें बढ़ने से रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली दूसरी वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ती हैं। उनकी उत्पादन लागत, ढुलाई आदि पर खर्च बढ़ जाता है, जिसे अंतिम रूप से आम उपभोक्ता को ही वहन करना पड़ता है।
लोगों की कमाई लगातार घटती गई है और उनके रोज के यातायात और खाने पीने पर खर्च बढ़ गए हैं। इसके अलावा बच्चों के स्कूल की फीस, उनकी पढ़ाई लिखाई से जुड़े दूसरे खर्चों को संभालना मुश्किल है। स्थिति यह है कि इस वक्त महंगाई अपने चरम पर है। उसे काबू में करने के तमाम प्रयास विफल हो चुके हैं। बैंकों की ब्याज दरें निम्नतम स्तर पर रखी गई हैं ताकि बाजार में कुछ गति आए, पर उसका भी कोई असर नहीं हुआ है, इसलिए कि लोगों की क्रय शक्ति काफी कम हो गई है और उन्हें जब रोजमर्रा के खर्च पूरा करने में ही हाथ रोक कर चलना पड़ रहा है तो दूसरे टिकाऊ सामान और विलासिता की चीजों पर उनसे खर्च की उम्मीद ही भला कैसे की जा सकती है। स्वाभाविक ही महंगाई की सबसे बुरी मार निर्धन और औसत आय वाले परिवारों पर पड़ती है। यह सब जानते हुए भी सरकार की तरफ से तेल की कीमतों पर लगाम लगाने के व्यावहारिक उपाय नजर नहीं आ रहे। पैराचेंज। यह ठीक है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो उसका असर खुदरा कीमतों पर भी पड़ती है, मगर यह कोई पहला मौका नहीं है जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। पिछले कार्यकाल में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर इस तर्क के साथ सीधे अतिरिक्त कर लगाए थे कि उस राशि का उपयोग तेल संकट के समय में किया जाएगा। उस राशि से तेल पूल बनाने की भी योजना थी। उस कर में लगातार बढ़ोतरी हुई है, पर तेल संकट से उबरने की दिशा में एक भी उपाय नजर नहीं आता। कुछ राज्य सरकारों ने तेल पर अपने करों में कटौती की है, मगर उसका भी कोई उल्लेखनीय नतीजा नहीं निकला है। जब तक केंद्र सरकार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और प्राकृतिक गैस की कीमतों को संतुलित करने के लिए कोई व्यवहारिक कदम नहीं उठाती, तब तक आम लोगों की मुश्किलें शायद ही कम हो। पैराचेन। ऐसा जीवन अर्जित कर पाना कम ही लोगों के लिए मुमकिन हो पाता है जिसके हिस्से में दर्ज सफर किसी के लिए रास्ता बनने में मददगार हो तो कोई उससे अपनी मंजिल के सामने छाए धुंधलके को साफ कर सके। दिलीप कुमार एक ऐसी ही शख्सियत थे जिन्हें भारतीय फिल्मों के अभिनय के बादशाह के तौर पर जाना जाता रहा, मगर इसके समांतर वे इतने ही बेहतरीन और सलीके वाले शख्स थे। यूं अपने लंबे सफर में उन्होंने जो मुकाम हासिल किए वह यह बताने के लिए काफी है कि किसी कोने में छिपी काबिलियत जब अपने कदम बढ़ा देती है तो उसकी राहों में खड़ी होने वाली अड़चनें अपने आप साफ होती चली जाती हैं। दिलीप कुमार ने जब फिल्मी दुनिया में अपने कदम रखे थे तब शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले वक्त में वे न सिर्फ एक बेहतरीन कलाकार के तौर पर जाने जाएंगे बल्कि सिनेमा का सरताज मानी जाने वाली शख्सियतें भी उन्हें एक संस्था की शक्ल में याद करके इज्जत बख्शेंगी। गौरतलब है कि बुधवार को 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार ने आखिरी सांस ली, लेकिन फिल्मी दुनिया में प्रतिभा और कामयाबियों के समांतर अपनी जिंदगी में हासिल सम्मान के साथ अब वे हमेशा के लिए एक दर्जे हो चुके अध्याय के तौर पर जाने जाएंगे। पैराचेंज।
यह बेवजह नहीं है कि उनके निधन के बाद यह कहा जा रहा है कि उनका जाना दरअसल भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है। दरअसल दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान के पिता मुंबई में फलों के कारोबारी थे और वे भी उसी में अपनी जमीन बना रहे थे, लेकिन महज संयोग से उनकी मुलाकात बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी से हुई और वहीं से वे दिलीप कुमार भी बने और अपनी फिल्मी सफर की कहानी की शुरुआत भी की। पहली ही फिल्म ज्वार भाटा के जरिए उनकी काबिलियत की पहचान कई मशहूर फिल्म निर्माताओं को हो गई और उसके बाद उनके लिए रास्ता सिर्फ आगे बढ़ने का था। अपने 6 दशक लंबे करियर में उन्होंने 63 फिल्मों में काम किया, लेकिन इस दौरान अभिनय और कला को उन्होंने जो मायने दिए और परिभाषा दी वह अब सिनेमा की दुनिया में एक दस्तावेज के तौर पर हमेशा सुरक्षित रहेगा। उनके ज्यादातर समकालीन मशहूर कलाकार जहां अदाकारी की एक खास शैली की वजह चर्चित हुए, वहीं दिलीप कुमार ने अपने अभिनय में जितने आयाम पेश किए उसने उनके काम के दायरे को नया विस्तार दिया। पैराचेंज हर किरदार में डूब जाने के उनके सलीके को इस तरह समझा जा सकता है कि कोहिनूर में सिर्फ एक गाने में सितार बजाने की भूमिका के लिए उन्होंने सितार सीखने में लंबा वक्त दिया, तो नया दौर में तांगा चलाने के दृश्य को ठीक से करने के लिए उन्होंने तांगा चलाने वालों से बाकायदा उसका प्रशिक्षण लिया। उनकी इसी संपूर्णता की धुन की वजह से जाने माने फिल्म निर्देशक सत्यजीत रॉय ने उन्हें मेथड अभिनेता कहा था। दूसरी ओर प्रेम में दिल टूटने के दुख को पर्दे पर समूची संवेदना के साथ उतार देने के चलते उन्हें ट्रेजेडी किंग का भी खिताब मिला। भारत में जहां उन्हें दादा साहब फाल्के पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, वहीं पाकिस्तान सरकार ने उन्हें अपने सबसे बड़े सम्मान निशान-ए-इम्तियाज से नवाजा था। उनकी ख्याति, सम्मान और स्वीकार्यता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उनकी मौत की खबर ने जहां भारत में अमूमन हर सामाजिक सरोकार रखने वाले को मायूस कर दिया, वहीं दुनिया के कई हिस्सों के साथ साथ पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी उन्हें उतनी ही इज्जत के साथ याद किया गया। स्टॉप।